Assalamu alaikum dear students, Feroz Shah, physics lecture. Welcome to physics with Feroz Shah. आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर के चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के मुताबिक कि फर्ज करो एक जगह है, एक स्पेस है। क्वेश्चन ये है कि एक जगह है, एक स्पेस है, उसमें पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है। तो बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां जीरो होगा या नॉन जीरो होगा। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां जीरो होगी या नॉन जीरो होगी? तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर आंसर जो मैंने देखे सुने वो ये हैं कि लोग कहते हैं कि यहाँ ये जीरो होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि E is equal to delta V divided by delta R। और जब माय डियर स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो डेल्टा V जीरो हो जाता है, और जब डेल्टा V जीरो होता है तो E भी जीरो होता है। बट कीप इट इन योर माइंड, जिस इक्वेशन से आप ये आंसर ला रहे हो ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। इट इज नॉट अ जनरलाइज्ड इक्वेशन। ये चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है, हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। तो इससे आने वाला आंसर ठीक है, लेकिन हर जगह के लिए ठीक नहीं है। इन्होंने तो ओपन हैंड दिया कि कोई भी जगह हो सकती है, तो किसी भी जगह में पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो E जीरो है या नॉन जीरो है, आपने कमेंट करना है। तो ये आंसर ठीक है लेकिन काफी नहीं है, इसमें दोनों केसेस पॉसिबल हैं। इसका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स आपको देना होगा कि इन दिस केस E may be zero or may not be zero। In this case E may be zero or may not be zero। How can you interpret zero or may not be zero? दोनों केस एग्जांपल तो एक एक कम से कम देना पड़ेगा। तो जनाब मैं इसको आपके लिए डिवाइड कर लेता हूं दो हिस्सों में। मैं कहूंगा जहां E जीरो होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है वो केस आपको इधर समझा देता हूं। और ये होता है एक चार्जशुदा कंडक्टर। फर्ज करो ये एक स्फीयर है, इट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर, इट इज अ कंडक्टिंग स्फीयर और चार्ज्ड है। ये चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, इस पर चारों तरफ चार्ज मौजूद है। तो आपने टॉपिक्स में पढ़ा होगा, चैप्टर में पढ़ा होगा, आपने सीखा होगा कि चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर जो इंटेंसिटी होती है वो जीरो होती है। तो चार्जशुदा कंडक्टर के अंदर जो जगह है, जो स्पेस है, उस स्पेस में पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट है और E हमेशा जीरो है। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन जो आंसर दे रहा है आपके लिए जीरो, तो ये जनाब माय डियर स्टूडेंट इधर के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जरूरी नहीं कि एप्लीकेबल हो, वहां ये एप्लीकेबल नहीं होता। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो यहां सूट कर रहा है। अभी दूसरा मैं प्रूफ करूंगा कि ये आंसर इधर सूट नहीं कर रहा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकंड केस इज कि इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती। वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटेंसिटी जीरो ना हो बल्कि नॉन जीरो हो। और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे ये एक कंडक्टिंग रॉड है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है, और ये एक कंडक्टिंग रॉड है, इस पर नेगेटिव चार्जेस हैं। अब हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और हम ये भी जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लाइंस को परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे, तो जो परपेंडिकुलर लाइंस हम ड्रॉ करते हैं इनको इक्विपोटेंशियल लाइंस कहते हैं। और ये बात कंफर्म है कि इस पूरे लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। यानी हर लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन मुझे जल्दी से बता दें, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? क्या इंटेंसिटी यहां जीरो हो सकती है? इम्पॉसिबल। जहां जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस गुजरते हैं वहां वहां इंटेंसिटी कभी जीरो। तो इसका मतलब है कि ये पूरी जगह ऐसी जगह है कि इस पूरी जगह में इंटेंसिटी जीरो नहीं है, हालांकि यहां भी पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो देखो ये इक्वेशन यहां काम नहीं कर रहा, बिकॉज़ वोल्टेज कांस्टेंट है लेकिन इंटेंसिटी जीरो,
नहीं है। और यही इक्वेशन इधर सही आंसर दे रहा है, क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी क्या है, 0। तो आपका आंसर होना चाहिए कि इफ पोटेंशियल इज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी may be 0 or may not be 0, it depends on the situation. If voltage is constant inside a charged conductor, in this case the intensity will be 0. But if voltage is constant along equipotential lines in an electric field, the electric potential will be constant, but electric field intensity will not be 0. ये कभी 0 नहीं होगा। Let me turn towards the second question. Question number 2 आपके बुक में आपके एक्सरसाइज में है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 है कि फर्ज करो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म है। मैं लाइंस आगे पीछे इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपके जहन में हो कि यहाँ एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कह रहे हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक चार्ज रिलीज कर दिया, इसके अंदर हमने एक चार्ज रिलीज कर दिया, तो क्या इस चार्ज का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होगा या नहीं, हमें ये बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये है कि रेक्टिलिनियर मोशन किसे कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन को आप पहले डिफाइन करोगे कि एज वी नो दैट रेक्टिलिनियर मोशन मींस द लीनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल या बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन या along a straight line। तो जनाब स्ट्रेट लाइन पर जो मूव करेगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। अब आते हैं फोर्स की तरफ। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाता है या तो इसके पैरेलल लगाता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो पैरेलल लगेगा, और या इसके एंटी पैरेलल लगाता है, या पैरेलल फोर्स लगाता है या एंटी पैरेलल फोर्स लगाता है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो पैरेलल, और अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो एंटी पैरेलल। और फोर्स के डायरेक्शन बता रहे हैं कि अगर इस चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगेगा तो भी ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, और अगर इस चार्ज पर इस तरफ फोर्स लगेगा तो भी ये स्ट्रेट लाइन पर मोशन करेगा। सो इज the force developed on the charge from the given electric field is in one direction, is it unidirectional, and unidirectional force always delivers and always produce a rectilinear motion। तो yes, आंसर होगा yes। मजीद इंफॉर्मेशन में लिखना चाहते हो कि आप लोग कह रहे हो कि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इसके जो फोर्स की वैल्यू है, ये वैल्यू कभी कम होगी कभी ज्यादा। तो ये सच है कि पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन के दौरान कभी ये स्लो होगा कभी ये फास्ट होगा, कभी स्लो होगा कभी फास्ट, या ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूअसली फास्ट हो रहा हो, कंटिन्यूअसली फास्ट लेकिन कभी ज्यादा फास्ट कभी कम फास्ट, कभी ज्यादा फास्ट कभी। मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन तो वेरिएबल होगा लेकिन इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। यस, द चार्ज विल परफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन। द थर्ड क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, conceptual question number 3। conceptual question number 3 says कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क है। आपने कंपेयर करना है पोटेंशियल डिफरेंस को और इसके साथ रिलेट करना है, कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। हमने इन दोनों में इनको फर्क बताने हैं, मेन पॉइंट्स बताने हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला सेंटेंस ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अ वोल्टेज, ये होता है वोल्टेज, ये वोल्टेज है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इट इज एन एनर्जी, ये एनर्जी है वो वोल्टेज है। पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट है, लेकिन इसका जो यूनिट होता है वो जूल है, इट इज मेजर्ड इन जूल्स। एंड द थर्ड डिफरेंस अमंग द टू इज इसके जो सोर्सेज हैं, इसके जो सोर्सेज हैं वो बैटरी है
Electric potential energy exists in electric field. It exists in electric field. जो next हमारे पास है वो ये है कि potential difference possess two levels. ये possess two levels. Potential difference में two level होते हैं. एक होता है high और एक होता है low. High is denoted by positive and low is denoted by negative. जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कोई लेवल नहीं होता. ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है कि इसमें इस चार्ज में इतनी एनर्जी है, चार्ज के साथ स्टोर्ड एनर्जी होती है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस डू वर्क ऑन चार्जेस. पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पर वर्क करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के साथ स्टोर होती है. इट स्टोर्ड विद द चार्जेस. ये चार्जेस के साथ स्टोर होती है. ये चार्ज पर वर्क करता है और ये चार्ज के साथ स्टोर होता है. लास्ट पॉइंट ये है कि इनके दरमियान जो रिलेशन है वो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज. ये दोनों के दरमियान कॉमन रिलेशन है. ये वो चीज है जो इसको पकड़कर इस पर वर्क करता है और ये वो चीज है जो इसके साथ स्टोर होता है. यानी ये इसमें स्टोर होता है और ये इस पर वर्क करता है. ये इसको पकड़ कर अगेंस्ट नेचर वर्क करता है और ये इसके जेब में स्टोर रहता है. तो यही दोनों में फर्क है, यही दोनों का कंपैरिजन है, यही दोनों का रिलेशन है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को आपने कंपेयर किया. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंपैरिजन करें. अब हम कंपैरिजन करने वाले हैं वोल्ट में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बातें करेंगे तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वोल्ट इज द यूनिट ऑफ वोल्टेज. ये वोल्टेज का यूनिट है बट इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी. ये यूनिट ऑफ एनर्जी है. The second difference या the second comparison is that volt is a basic unit. Volt basic unit है जनाब. लेकिन इसमें कहोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट is not a basic unit, it is a derived unit. इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो derived unit होता है. 1 वोल्ट जो होता है 1 वोल्ट होता है 1 जॉल पर 1 कूलम. जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10⁻⁻19 जॉल. तो वोल्ट में जॉल और कूलम दोनों आते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिर्फ जॉल के साथ रिलेशन है, इसका कूलम के साथ रिलेशन नहीं है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस वन. वोल्ट जो है वोल्ट इज द रेशियो ऑफ जॉल एंड कूलम, जबकि इट इज a multiple of joule. ये जॉल का मल्टीपल है, ये जॉल का मल्टीपल है. अगर इनके दरमियान रिलेशन लेना है तो आप जानते हैं कि वोल्टेज इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज. ऐसा लिख सकता हूं. वोल्टेज की जगह मैं लिख रहा हूं वोल्ट, एनर्जी की जगह लिख रहा हूं जॉल और चार्ज की जगह लिख रहा हूं कूलम. सेकंड स्टेटमेंट ये कूलम इस तरफ ले आइएगा या वोल्ट ही रहने दें, हमें कोई इतराज नहीं. वोल्ट इधर आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट कूलम. अब ऊपर 1 जॉल है लेकिन 1 जॉल इज इक्वल टू ये इस तरफ आएगा तो इसकी वैल्यू पुट करें. इट इज 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो इट इज द कॉमन रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान कॉमन रिलेशन है. लेफ्ट साइड पे वोल्ट है, राइट साइड पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं. इन दोनों को कनेक्ट करता है कूलम. ये मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंसेस अमंग वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में है कि क्या ये पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लो हो, कम हो और पोटेंशियल बहुत हाई हो? क्या ये पॉसिबल है? तो यस, आंसर है मेरा यस, इट इज पॉसिबल दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज लो बट पोटेंशियल इज हाई.
यस, ये मुमकिन है माय डियर स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल हाई हो और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लो हो। तो क्यों, कैसे, आपके जहन में आएगा, यही तो मैं बताऊंगा। मैं कहूंगा फर्स्ट करो इट इज अ लेवल, इट्स अ लेवल फॉर चार्जेस, इट्स अनदर लेवल फॉर चार्जेस। यहां से यहां तक हम एक पोटेंशियल दे रहे हैं वोल्टेज V। इन दोनों लेवल्स के दरमियान हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया है V। ये पोटेंशियल क्या करता है? ये पोटेंशियल जो है यहां से चार्जेस को पकड़कर ऊपर लेके जाता है और इनको एनर्जी देता है। मैं फर्जी बात कर रहा हूं कि यहां इस लाइन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। फर्ज करो 0.1 जॉल है, बहुत कम है। और इस पॉइंट, इस लाइन या इस लेवल पर बहुत से चार्जेस हैं। ये बहुत से चार्जेस हैं जनाब, बहुत से चार्जेस हैं। अब ये पोटेंशियल क्या करता है और से देखें। अगर ये पोटेंशियल इस चार्ज को पकड़, ये पोटेंशियल इसको पकड़कर इस एनर्जी पर ले जाएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी लो है, लेकिन इस चार्ज की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। इस चार्ज की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज के बराबर है। तो यहां ये तो कम है लेकिन ये ज्यादा है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? लो। कहे सर ये क्या कर रहे हो, आपने तो कहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लो और पोटेंशियल हाई होना चाहिए, तो लो आ रहा है क्योंकि चार्ज ज्यादा है और EPE इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम है। लो, तो मैं कहूंगा थोड़ा सब्र करें भाई, यहां तक आ रहा हूं। अब ये चार्ज अगर ये वोल्टेज इस चार्ज को इधर तक लेके जाएगा तो अब ये पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो वही है 0.1, लेकिन अब चार्ज की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है। जब ये थोड़ा सा कम हो गया है चार्ज, तो चार्ज की वैल्यू कम होने से पोटेंशियल थोड़ा सा ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसी तरह लो रखें, लेकिन अगर ये वोल्टेज सबसे मिनिमम चार्ज को डिस्प्लेस करे इधर से इधर तक, तब ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल जो होगा ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और नीचे चार्ज, लेकिन एनर्जी जो है वो कम है, लो है। बट जिस चार्ज पर ये वोल्टेज या पोटेंशियल ऑपरेट हुआ वो चार्ज उसके मुकाबले में बहुत बहुत कम है, और डिनोमिनेटर जब बहुत कम हो जाता है तो आंसर हाई हो जाएगा। लिहाजा ये वो केस है जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लो होती है, इसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या उसका इफेक्ट हाई होता है। कांसेप्ट क्या बना? कांसेप्ट ये बना दैट इफ अ पोटेंशियल कैन डिस्प्लेस अ मिनिमम चार्ज then at low potential energy even then the potential will appear to be a high potential की तरह काम करेगा अगर वो ऑपरेट करेगा मिनिमम चार्ज पर। तो यस, इट इज पॉसिबल। आपको मैंने समझाया। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये है कि V ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर, क्या ये पॉइंट चार्ज के E की तरह हो सकता है पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल? क्वेश्चन का मतलब क्या है? ये एक सिंगल चार्ज है, फर्स्ट करो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज मीन अ सिंगल चार्ज, ये एक सिंगल चार्ज है। इससे दूर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी या वोल्टेज के वैल्यूज होते हैं। सिंगल पॉइंट से दूर इंटेंसिटी या वोल्टेज के वैल्यूज। क्वेश्चन ये है कि अगर इसकी जगह एक स्फीयर हो और इस पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज हो, यानी कहीं पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो, कहीं पर चार्ज की वैल्यू कम हो, कहीं पर डेंस हो और कहीं पर बहुत कम हो, कहीं पर ज्यादा। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर है, तो इससे दूर किसी पॉइंट पर E और V किस तरह अपेयर होंगे? आया यहां ये E और V बिल्कुल इस पॉइंट चार्ज वाले E और V की तरह होंगे या नहीं होंगे? तो सिंपल आंसर इज यस। द सिंपल आंसर इज यस। अब यस के पीछे कहानी क्या है? यस के मैं आपको हिंट दूंगा। आपके बुक में 2 जगहों पर इवैल्यूएशन हुआ है, एक एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ और एक प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। एक गॉस लॉ का प्रूफ, एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन। प्रूफ में ये E और V मालूम किया है फ्रॉम सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज,
और एप्लीकेशन में E और V मालूम किया है फ्रॉम स्फीयर ऑफ चार्ज, और दोनों का इक्वेशन आया है सिंगल चार्ज के लिए। जो इक्वेशन आया है E is 1/4 pi epsilon naught Q by R square, और V आया है 1/4 pi epsilon naught Q by R। जबकि चार्जशुदा स्फीयर के लिए, फॉर स्फीयर ऑफ चार्ज के लिए ये इक्वेशन आए हैं E is equal to 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q by R square, और इधर आया है E is equal to 1/4 pi epsilon naught कैपिटल Q by R। तो देखो इक्वेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ यहाँ स्मॉल q रिप्रेजेंट द सिंगल चार्ज और कैपिटल Q रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज। तो ये बिल्कुल सही है। इक्वेशन के हवाले दें, डायग्राम्स आपने बनाए, और लास्ट में कमेंट करें कि दरअसल दूर किसी पॉइंट पर अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो उस टेस्ट चार्ज को ऐसे लगेगा जैसे यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज नहीं बल्कि एक बड़ा सिंगल चार्ज पड़ा है, और इसकी वजह से ये ज्यादा चार्जेस भी उसको बतौर सिंगल चार्ज अपीयर होते हैं। और यस, चार्जशुदा स्फीयर का इंपैक्ट पोटेंशियल और इंटेंसिटी का सिंगल चार्ज के लिए बिल्कुल सेम होता है या सेम अपीयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि एनर्जी इन कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, यू हैव 3 कैपेसिटर्स, एक है जनाब कैपेसिटर C1, एक C2 और एक C3। कहते हैं अगर आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे और दूसरी बार आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो बताओ एनर्जी किस केस में ज्यादा होगी, किस केस में एनर्जी ज्यादा होगी? तो बहुत आसान, सबसे आसान सा क्वेश्चन यही है, मैथमेटिकल से सॉल्व होता है। तो आप कहेंगे इज वी नो दैट कैपेसिटर जो एनर्जी हमारे लिए सेव करता है, जो एनर्जी कैपेसिटर सेव करता है दैट इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ये एनर्जी का इक्वेशन है। अब ये टोटल वोल्टेज तो हम कांस्टेंट दे रहे हैं, पैरेलल या सीरीज में एक ही बैटरी से दोनों कनेक्ट करेंगे, दोनों केसेस 1/2 क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि जिस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें एनर्जी भी ज्यादा होगी, और जिस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कम होगा उसमें एनर्जी भी कम होगी। अब ये देखते हैं कि सीरीज में कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या पैरेलल में। तो जनाब अगर आप सीरीज की बात करोगे तो सीरीज में जो कैपेसिटेंस होगा, जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। लेकिन पैरेलल की बात करोगे माय डियर स्टूडेंट्स तो जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो होगा C1 + C2 + C3। अब यहाँ जो डिवीजन है, ये डिवीजन बता रहा है कि यहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लिहाजा सीरीज में कैपेसिटेंस कम होगा, और ये एडिशन बता रहा है कि यहाँ रिजल्ट ज्यादा हो जाएगा। तो पैरेलल में कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, और जहां कैपेसिटेंस ज्यादा एनर्जी ज्यादा, कैपेसिटेंस कम एनर्जी कम। सो प्रूफ हुआ that the energy stored in parallel combination of the capacitor will be greater than the same capacitors when connected in series। एनर्जी पैरेलल में ज्यादा स्टोर होगी, सीरीज में ये एनर्जी जो है वो कम स्टोर होगी बिकॉज ऑफ कैपेसिटेंस। सीरीज का कैपेसिटेंस पैरेलल के कैपेसिटेंस से कम होता है। The next question, question number 8। इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को? क्या दो इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं? तो नहीं। इक्विपोटेंशियल लाइंस cannot cross each other, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। रीजन क्या है? तो भाई रीजन में ये कहो बिकॉज दे आर पैरेलल, वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और पैरेलल लाइंस कभी क्रॉस नहीं करते। आसान सा आंसर। जो दूसरा रीजन है, एक्सपेंड कर इसके साथ डायग्राम बना देना। दूसरा रीजन ये है कि याद रखें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस या लाइन नंबर 1, इस पर वोल्टेज की वैल्यू V1 होगी, और इक्विपोटेंशियल लाइन नंबर 2 पर वोल्टेज की वैल्यू V2 होगी। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर ली, ये दोनों हमेशा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, इनमें से एक ज्यादा होगा एक कम होगा, ठीक है।
ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस या लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें, तो इसका मतलब है कि V1 और V2 will appear same या equal on point of intersection। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ये दोनों सेम हो जाएंगे, लेकिन दो डिफरेंट चीजें कभी आप इसमें इक्वल नहीं होती, क्योंकि ये कभी क्रॉस नहीं कर सकते। फिर डायग्राम बनाना चाहो तो साथ में बना देना कि दरअसल ये इस तरह होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड और जितने भी इक्विपोटेंशियल लाइंस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। ये ब्लू से जो मैंने ड्रा की ये सब इक्विपोटेंशियल लाइंस है और किसी भी दो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, कोई भी दो। देखो हर एक पर अपने अपने वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये V5 सबसे ज्यादा, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे, ये सबसे कम। तो अगर ये दोनों क्रॉस कर गए तो V2 और V1 इक्वल हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ V2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1। तो इनका क्रॉस करना कयामत की अलामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कहते हैं कि पानी वाटर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो बहुत ज्यादा है, फिर कैपेसिटर में हम बतौर डाइलेक्ट्रिक इसको क्यों यूज नहीं करते? वाटर जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, फिर भी वी डू नॉट यूज इट इन कैपेसिटर्स। बाय रीजंस क्या है? तो सॉलिड रीजन है। द फर्स्ट रीजन इज कि एट नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर जो है वो लिक्विड होता है और लिक्विड का लॉस या उसको कंट्रोल करना कैपेसिटर में ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। तो इट इज डिफिकल्ट टू एडजस्ट, ये वहां एडजस्ट नहीं होता, सॉलिड होना चाहिए। द सेकंड वीक रीजन है। सेकंड रीजन वाटर जो है वाटर जो है ये टेम्परेचर बेस्ड चेंजेस डेवलप करता है। मुख्तलिफ टेम्परेचर पर इसके प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आते हैं और अमूमन हमें आमतौर पर कैपेसिटर से एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एबिलिटी चाहिए। तो अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक वाटर होगा तो टेम्परेचर का वेरिएशन उसकी एबिलिटी यानी वाटर में चेंज आएगा तो एबिलिटी में चेंज आएगा, जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है। द थर्ड रीजन इज कि वाटर में अक्सर हाई टेम्परेचर पर आयंस डेवलप हो जाते हैं, हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस आयंस, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर की एबिलिटी कम और कंडक्टर की एबिलिटी ज्यादा कर देता है। और कैपेसिटर में कंडक्टर लगाओगे तो फिर तो वो चार्ज ही नहीं होगा, एक तरफ से चार्ज आएगा दूसरी तरफ से डिस्चार्ज हो जाएगा, एक तरफ से चार्ज आएगा दूसरी तरफ से डिस्चार्ज हो जाएगा। द फोर्थ पॉइंट इज लॉस इन केस ऑफ एवापोरेशन में लॉस होता है वाटर का, हाई टेम्परेचर पर एवापोरेशन रेट और भी ज्यादा होता है तो वो होता है। द फिफ्थ वन इट कॉज कोरोजन, जंग लगाता है जनाब और ये मटेरियल को खराब करता है। और भी इस तरह के काफी ड्रॉबैक्स हैं, काफी बातें हैं वाटर में जो कि मौजूद नहीं है कि ये कैपेसिटर में यूज किया जाए। सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक का ज्यादा होना काबिल यूज नहीं है जनाब कि हम इस एक खासियत को देखकर इसको यूज करें, काफी ज्यादा इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी है। इंप्योरिटी भी होता है वाटर में जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है, साल्टी वाटर भी होता है और दूसरी बात हर जगह पानी एक तरह अवेलेबल भी नहीं होता और टेम्परेचर ओरिएंटेशन भी बहुत ज्यादा होते हैं। द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन, अगर आप कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहो, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, तो आप ये कैसे कर सकते हो? बहुत इजी है। कहें सर एज वी नो दैट कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन A डिवाइड बाय D। तो तीन चीजें हैं जनाब, अगर आप चाहते हो कि कैपेसिटेंस को ज्यादा करो तो परमिटिविटी को ज्यादा करो और परमिटिविटी ज्यादा मीन के बेस्ट डाई इलेक्ट्रिक यूज करो। कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान बेहतरीन डाई इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कैपेसिटेंस इंप्रूव करेगा। एरिया है, अगर एरिया आप ज्यादा रखोगे, इन प्लेट का एरिया ज्यादा कर दो, बड़े प्लेट इस्तेमाल करो तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। और D रिप्रेजेंट्स गैप बिटवीन प्लेट्स, तो देखिए जनाब इसके साथ रिवर्स है। इसका मतलब है कि अगर गैप बिटवीन प्लेट्स को कम करोगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि ये एक कैपेसिटर है
और इस कैपेसिटर का एरिया ऑफ प्लेट सेम है इसके, दोनों में एरिया भी सेम, प्लेट्स भी सेम, डाइइलेक्ट्रिक भी सेम डाइइलेक्ट्रिक, इवन देन यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो कम होगा क्योंकि यहाँ गैप जो है वो ज्यादा है, और यहाँ कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ गैप जो है वो कम है। ये क्यों इनवर्सली रिलेटेड है ये सब हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गुड लक डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।